नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के सुधीजनों, साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सहयोग से ही हम आज तक अपनी दस्तक हर सृजनात्मक द्वार पे दे पाए हैं और आगे भी आपका सहयोग ही हमारा पथ प्रशस्त करेगा। इसी मनोकामना के साथ चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। आज इस मंच पर स्वागत करते हैं प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर पल्लव जी का। डॉक्टर पल्लव का जन्म राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में 2 अक्टूबर को हुआ। आपने हिंदी विषय से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की है। गद्य व आलोचना में आपकी विशेष रुचि है। कहानी का लोकतंत्र और लेखकों का संसार शीर्षक से आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य अकादमी के लिए कविनंद चतुर्वेदी पर आपने मोनोग्राफ लेखन कार्य किया है। मीरा एक पुनर्मूल्यांकन, गपोड़ी से गपशप 1, 2, 3 और 80 का काशी शीर्षक से आपकी संपादित पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। असगर वजाहत के संपूर्ण रचना संसार से चुनकर 3 खंडों में असगर वजाहत रचना संचयन का आपने संपादन किया है। मैं और मेरी कहानियां शीर्षक से हिंदी के 10 प्रतिनिधि युवा कथाकारों के 10 कहानी संग्रहों का आपने चयन और संपादन किया है। रजा फाउंडेशन के लिए अंजलि भरफूल शीर्षक से अजित कुमार रचना संचयन का आपने चयन और संपादन किया है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आलेख, आलोचना और समीक्षात्मक लेखों का लगभग 2 दशकों से निरंतर प्रकाशन हो रहा है। आपको भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा साहित्य पुरस्कार, वनमाली सम्मान, आचार्य निरंजन नाथ सम्मान, राजस्थान पत्रिका सृजन पुरस्कार, पाखी आलोचना सम्मान सहित अन्य कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए दस्तक के इस मंच से सुनते हैं डॉक्टर पल्लव जी से उन्हीं की संपादित सद्य प्रकाशित कृति रेत गाथा की चर्चा। नमस्कार। मुझे कहा गया है कि अपनी नई किताब रेत गाथा पर कुछ बात मैं पाठकों के साथ करूं। रेत गाथा संचयन है, कहानियों का संचयन है, जिसमें राजस्थान के जीवन और मोटे तौर पर रेतीले जीवन पर लिखी गई कहानियों को चुना गया है और ये सारी कहानियां हिंदी भाषा में लिखी गई कहानियां हैं। असल में हमारी साहित्य अकादमी जो दिल्ली में स्थित है, साहित्य अकादमी साहित्य से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां करती है, जिनमें एक काम पुस्तक प्रकाशन का भी है। और साहित्य अकादमी उस तरह की किताबें छापने में बहुत रुचि लेती है जो भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता को प्रदर्शित करने वाली हो। तो इस श्रृंखला में, जिस श्रृंखला में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, पहले पाठक देखेंगे कि पहाड़ गाथा नाम से भी एक किताब छपी जिसमें पहाड़ों से संबंधित हिंदी कहानियों का चयन किया गया है। तो मेरे मन में ये विचार आया और मैंने अकादमी को एक प्रस्ताव दिया कि रेत से जुड़ी हुई, रेत के जीवन से जुड़ी हुई हिंदी कहानियों का एक चयन आना चाहिए। उन्होंने सहृदयता पूर्वक मेरे प्रस्ताव पर विचार किया, उसे स्वीकार किया और उसका परिणाम है कि आज आपके सामने इस किताब के साथ मैं उपस्थित हूँ। मुझे ये किताब के बारे में क्या मैं कहूँ, आप जब इस किताब को देखेंगे, पढ़ेंगे तो वही इसका सबसे अच्छा परिचय होगा। लेकिन जिस फॉर्मेट में या जिस प्रविधि में मुझे जल्दी से अपनी बात कह देनी चाहिए, उसमें मैं इतना सा बताना चाहता हूँ कि लगभग 2 दर्जन यानी कि 23 कहानियां इस किताब में चुनी गई हैं और जो पाठक राजस्थान की कहानी, राजस्थान की हिंदी कहानी और भारत की कहानी से, भारत की हिंदी कहानी से, हिंदी कहानी संसार से परिचित है, वे पाएंगे कि यहाँ बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम हिंदी के श्रेष्ठ कथाकारों के रूप में, श्रेष्ठ कथाकार के रूप में आदर देते हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, जो कि राजस्थानी और हिंदी के बड़े रचनाकार थे, अब वे दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं हमारे बीच हैं, इसीलिए अगर हम यह भी कह दें कि वे हैं तो गलत नहीं होगा। यादवेंद्र जी की कहानी अकाल आकृतियां से ये किताब शुरू होती है और युवा कहानीकार गौरव सोलंकी की कहानी तुम्हारी बाहों में मछलियां क्यों नहीं है तक ये किताब चलती है, ये चयन चलता है। मजे की बात ये रही कि ऐसे कहानीकार जो सीधे सीधे जो राजस्थान में नहीं रहे, जिनका राजस्थान से कोई जन्म का या रिहाइश का नाता नहीं रहा,
उनकी कहानियों में भी मुझे राजस्थान का या रेत का जीवन मिला और मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने भी कृपापूर्वक अनुमति दी और उनकी कहानियां भी इस चयन में है। ऐसे 3 कहानीकार मैं देखता हूं जिनमें हरीश राय है, सारा राय है और आनंद हर्षुल है। इन तीनों की कहानियां मैं खास तौर पर देखता हूं, जो कि राजस्थान के न होने पर भी राजस्थान के जीवन पर, रेत के जीवन पर जिन्होंने कहानियां लिखी हैं। राजस्थान के लोगों में खास तौर पर यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी के बाद मणि मधुकर, हबीब कैफी, स्वयं प्रकाश, श्याम जहांगीर, चेतन स्वामी, मालचंद तिवारी, ओम प्रकाश भाटिया, सत्यनारायण, ये सब वो कहानीकार हैं जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये दुर्भाग्य से चंद्र जी, मणि मधुकर जी और स्वयं प्रकाश जी तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो ये दूसरे वरिष्ठ कथाकार हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूं। इनकी ये कहानियां न केवल रेत के जीवन की भी कहानियां हैं, बल्कि इनकी भी श्रेष्ठ कहानियों में शुमार की जाती हैं। अकाल आकृतियां राजस्थान में रेत के इलाकों में हर कभी पड़ जाने वाले अकाल से लड़ रहे लोगों की जिजीविषा की कहानी है। वहीं कटघरे में सांस राजस्थान के रेत के जीवन में एक बंद परिवेश की कहानी है, जहां कटघरे जैसी परिस्थितियां जीवन में आ गई हैं। जो परिस्थितियां बाहरी तौर पर रेत की वजह से है, तो आंतरिक तौर पर जीवन के संकटों से उपजी हुई है। मणि मधुकर की ये कहानी भी अपने जमाने में बड़ी चर्चित हुई थी। हबीब कैफी की कहानी ढाणी में प्रकाश के बारे में ये कह सकता हूं कि एक ऐसे कहानी का एक काम ऐसा बताया है लोगों ने, विद्वानों ने, कि कमजोर का हथियार होती है, अंधेरे में रोशनी की तरह होती है। तो ढाणी में प्रकाश असल में उसी रोशनी की तलाश में लिखी गई कहानी है, जो तमाम संकटों, तमाम दिक्कतों, तमाम मजबूरियों के बावजूद मानवीयता में, मनुष्यता में और ऊंचे नैतिक मूल्यों में अपना विश्वास नहीं खोते, ऐसे लोगों की कहानी है। बहुत सारी कहानियां इसमें बाद की पीढ़ी के लोगों की भी है, जिनमें यश गोयल, रत्न कुमार सामरिया, मनीषा कुलश्रेष्ठ, रजनी मोरवाल जैसे लोग हैं। और हमारे दौर के युवा समझे जाने वाले कहानीकारों में किशोर चौधरी, प्रभात, संदीप मील, तस्नीम खान, दिनेश चारण और गौरव सोलंकी, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था, इन लोगों की कहानियां हैं। तो हमारे देश की साहित्य अकेडमी ने इस किताब को छापा है और बहुत ही वाजिब दाम में छापा है, क्योंकि साहित्य अकादमी का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं होता है, बल्कि इनका लक्ष्य है कि अधिकाधिक पाठकों तक देश का श्रेष्ठ साहित्य पहुंचे। दिल्ली में 3 जगहों पर यह किताब उपलब्ध है। साहित्य अकेडमी परिसर में उपलब्ध है, जो उनकी बुक शॉप है। दोनों मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, जहां साहित्य अकेडमी की बुक शॉप है, वहां भी ये किताब उपलब्ध है। और देश भर में जहां कहीं भी साहित्य अकादमी की किताबें मिलती हैं, जो दुकानदार रखते हैं, जो पुस्तक प्रतिष्ठान रखते हैं, वहां भी ये किताब आसानी से मिल जाएगी। मुझे किताब के बारे में और तो कुछ नहीं कहना है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की सांस्कृतिक, भौगोलिक और दूसरी तरह की जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के बावजूद अगर कुछ एकता है जो हम सबको जोड़ती है, चाहे हम मिजोरम के रहने वाले हों, चाहे हम कच्छ के रण के निवासी हों, चाहे हम लद्दाख के निवासी हों, चाहे हम लक्षद्वीप के निवासी हों, इन सारी विविधताओं के बावजूद जो चीज हमें जोड़ती है, वो जोड़ने का काम, वो एक करने का काम साहित्य सबसे अधिक सुगमता से करता है। क्योंकि आप पाएंगे कि साहित्य की मूल संवेदना एक है, साहित्य का मूल लक्ष्य एक है, और इसी मूल संवेदना से संभवतः साहित्य अकादमी ने अपनी इस श्रृंखला के बारे में विचार किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आखिर में मैं साहित्य अकादमी को फिर से आभार व्यक्त करता हूं, खास तौर पर साहित्य अकादमी के सचिव और साहित्य अकादमी के हिंदी संपादक अनुपम जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस किताब को आज मैं आपके सामने
प्रस्तुत कर सका हूं। इस मंच का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, सुमन जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस किताब में दिलचस्पी ली और पाठकों तक ये संवाद पहुंचे, इसका उपक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।